तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएमए इंटर का जून 2024 का पेपर देखने वाले हैं। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए है। ओके, यहाँ पे 15 एमसीक्यू है, 2 मार्क्स के लिए, मतलब 30 मार्क्स के लिए आपको सेक्शन ए आता है। सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन, ओनर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। देखो, अभी यहाँ पे एसेट्स प्लस लायबिलिटीज मतलब ओनर्स इक्विटी होता है क्या? नहीं। देखो, बैलेंस शीट है हमारे पास, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे एसेट साइड है और यहाँ पे लायबिलिटीज है, ये दोनों का ऐड करके इक्विटी हो जाएगा क्या? नहीं। उसके बाद है ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। देखो, यहाँ पे टोटल एसेट्स है और यहाँ पे इक्विटी मतलब कैपिटल वगैरह, और यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। तो एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, सॉरी, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, इसका मतलब क्या होता है? टोटल एसेट। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। उसके बाद कैश इन हैंड अकाउंट में हैव ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, डेब्ट और क्रेडिट बैलेंस। अभी देखो, हमेशा हम कैश कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के एसेट में आता है। ओके, तो यहाँ पे जो एसेट है उसका हमेशा बैलेंस कैसे रहेगा? एसेट शोज ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी शोज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो कैश इन हैंड हमारी एसेट है, तो ये कौन सा बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस। अगर कोई लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस रहने वाला है? क्रेडिट बैलेंस। ओके, उसके बाद फंडामेंटल अकाउंटिंग, तो इसका आंसर क्या है? ओनली डेबिट बैलेंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर, देखो फंडामेंटल से ये क्वेश्चन था आपको, तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए और एक्रूअल बेसिस चाहिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट में उन्होंने दिया था एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर प्रिंसिपल की कोई एरर होती तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के ऊपर उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर देखो, परचेसेस डेबिट में आता है, फर्नीचर भी डेबिट में आता है, फर्नीचर और परचेसेस वहां पे कुछ एरर हुए तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे, ट्रायल बैलेंस पे नहीं होता है। इसीलिए एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है, यहाँ पे है कैलकुलेट सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है हमें? सेल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 4000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 2000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5000, ग्रॉस प्रॉफिट 1500। देखो, अभी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सेल्स कैसे होता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 30,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 1500, मतलब हमारा सेल्स हो गया यहाँ पे 31,500। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है बी ऑप्शन है 31,500। अभी देखो यहाँ पे मिस्टर पी इशू चेक वर्थ ₹15,000 इन मार्च 2024। देखो, चेक इशू किए हैं, चेक इशू 31 मार्च 2024, कितने के चेक इशू किए? 15,000, आउट ऑफ विच ₹10,000 ओनली वर प्रेजेंटेड। यहाँ पे सिर्फ 10,000 क्या हुआ है? प्रेजेंट हुआ है। ओके, फॉर पेमेंट बाय 31 मार्च 2024, तो नॉट प्रेजेंटेड क्या होगा? 5,000 नॉट प्रेजेंटेड। अभी देखो,
जो प्रेजेंट हुआ है उसका तो हमें कुछ भी पोस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या दिया है उन्होंने, वाइल रिकंसिलिंग बैंक एंड कैश बुक बैलेंस, जब हम बैंक और कैश बुक मतलब पासबुक और कैश बुक चेक कर रहे थे तब क्या हो गया, एज ऑन 31 March 2024 हाउ मच वुड बी एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे होता है कैश बुक और ये होता है पासबुक, ठीक है। कैश बुक कौन प्रिपेयर करेगा, कैश बुक अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है, ठीक है। और पासबुक कौन प्रिपेयर करता है, बैंक। अभी कैश बुक जो है यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अगर कुछ अमाउंट हमें रिसीव्ड होती तो हम डेबिट में लिखेंगे, अगर कुछ पेमेंट करते तो क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन पासबुक में क्रॉस इफेक्ट होता है, देखो पासबुक की क्रेडिट साइड मतलब ऐड की साइड होती है और पासबुक की डेबिट साइड मतलब लेस की साइड होती है। तो अगर जो पोस्टिंग हमारा कैश बुक के डेबिट में आएगा वो पासबुक में कहाँ पे जाता है, क्रेडिट में। जो पोस्टिंग हमारा क्रेडिट में आता है तो वो पासबुक में कहाँ पे जाता है, डेबिट में। मतलब ये हमारी डेबिट साइड रिसिप्ट है और क्रेडिट साइड हमारी क्या है, पेमेंट है। लेकिन पासबुक में उल्टा है, पासबुक में यहाँ पे डेबिट साइड मतलब पेमेंट है और क्रेडिट साइड मतलब क्या है, रिसिप्ट है। सिंपल है। देखो जब हम चेक इश्यू करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे कहाँ पे पोस्टिंग होने वाला है, कैश बुक में पोस्टिंग हो जाएगा। हमने यहाँ पे 15,000 से 10,000 तो प्रेजेंट हो गए इसलिए इसका कुछ इश्यू नहीं है। अभी 5,000 का हमने चेक इशू किया है, जब भी हम चेक इशू करेंगे पहले तो हम हमारे कैश बुक में लिख लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 5,000 का रिकॉर्ड किया है, लेकिन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब पासबुक में वो आया है क्या, बैंक में वो एंट्री हुई है क्या, नहीं हुई। तो हमें क्या करना है ना, कैश बुक से लेके पासबुक तक बैलेंस लेके जाना है। यहाँ पे कैश बुक से लेके पासबुक तक बैलेंस लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे ना, ये 5,000 जो रिकॉर्ड हुआ है ये पासबुक में नहीं हुआ है, इसलिए ये हमें एंट्री क्या करनी होगी, रिवर्स करनी होगी। रिवर्स मतलब ये जो माइनस बैलेंस है, तो जब हम बीआरएस स्टेटमेंट बनाएंगे, बीआरएस बनाएंगे तब हमें ये 5,000 क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है और पासबुक का बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा 5,000। कैश बुक टू अराइव एट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब 5,000 शुड बी एडेड, ओके, सी ऑप्शन। यहाँ पे उन्होंने दिया है अ सेकेंड हैंड कार परचेस ₹2 लाख। देखो 2 लाख की हमने कार परचेस की है, एक्सक्लूडिंग इनिशियल रिपेयर कॉस्ट 50,000। अभी 50,000 का अगर हमने रिपेयरिंग कॉस्ट इनिशियल स्टेज पे दिया है तो वो कार के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमारी कार कितने की हो गई, अभी 2,50,000 इज सोल्ड फॉर ₹1 लाख आफ्टर 2 ईयर्स। देखो 2 ईयर्स के बाद हमने 1 लाख को वो कार सोल्ड की है, ठीक है ना। इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट रेट 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू से हमारा यहाँ पे 20% डेप्रिसिएशन होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू से है, ठीक है। तो ये जो कार हम सोल्ड कर रहे हैं ये आफ्टर 2 ईयर्स कर रहे हैं, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 20% डेप्रिसिएशन निकालो। 2,50,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन मतलब 50,000 आएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी 2 लाख, ओके। सेकेंड ईयर में हम कार सोल्ड आउट कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड ईयर का हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 2 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है। 2 लाख के ऊपर 20% मतलब 40,000 डेप्रिसिएशन हो गया, ओके। अभी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,60,000। तो हम 160 की कार आफ्टर 2 ईयर्स कितने में सोल्ड आउट कर रहे हैं, 1 लाख में। अगर हम यहाँ पे 1 लाख सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे 60,000 रुपीज़ का हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपका लॉस आएगा 60,000। ओके, तो मतलब यहाँ पे लॉस 60,000, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 7th हो गया ना, अभी 8th। एक्स ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन वाई। देखो एक्स ने वाई के ऊपर बिल निकाला है, आपको पता है एक्स कौन हो जाएगा, ड्रॉवर, वाई कौन है यहाँ पे, ड्रॉवी। कितने का बिल निकाला है, 20,000 का बिल निकाला है। अभी आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद क्या हुआ है, 3 मंथ्स के लिए बिल था ये। ऑन ड्यू डेट वाई कुड नॉट मेक द पेमेंट, वाई ने पेमेंट किया है क्या, नहीं, एंड रिक्वेस्टेड टू रिन्यू अ फ्रेश बिल फॉर अनदर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए वहाँ पे फ्रेश बिल निकालना है, फ्रेश बिल निकालना है। ओके, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, 3 मंथ्स। और कितना परसेंट इंटरेस्ट है वहाँ पे, 12% इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, द अमाउंट ऑफ फ्रेश बिल वुड बी, तो फ्रेश बिल की अमाउंट क्या हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, हमारी बिल की अमाउंट तो ओरिजिनल 20,000 है, और इसके ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे हम। इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट हमारा 20,000 का बिल था, कितने मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स के लिए, 3/12 इंटू 12% करो कैलकुलेट, कितना आएगा, 20,000 इंटू 3 मंथ्स के लिए है 12%, 600। इंटरेस्ट कितना आ गया, 600, मतलब 20,600 का न्यू बिल है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 20,600। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन, प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, तो आपका ऑप्शन है रिवैल्यूएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, क्योंकि प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड और विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट ये सब गुडविल की मेथड है, इसलिए यहाँ पे ऑड मैन आउट क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग लीज, रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, नॉन रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबो। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ये मॉडल से था, रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो सैल्वेज ऑफ स्टॉक मीन्स स्टॉक सेव ड्यूरिंग एक्सीडेंट, करेक्ट ऑप्शन है ये, मतलब ट्रू है ये सेंटेंस, लेकिन हमें यहाँ पे फॉल्स चाहिए। सैल्वेज स्टॉक मतलब सेफ स्टॉक होता है, तो सैल्वेज स्टॉक का मतलब सेफ स्टॉक, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है अनयूजुअल एटम्स एंड डिफेक्टिव एटम्स आर सेपरेट अंडर इंश्योरेंस क्लेम, नहीं, अनयूजुअल एटम्स, डिफेक्टिव एटम्स हम इंश्योरेंस से सेपरेट नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी आने वाला है, ठीक है ना। डिफेक्टिव आइटम्स मीन्स गुड्स विच कैन नॉट फेच द यूजुअल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट है। अगर डिफेक्टिव आइटम्स हमारे पास है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा क्या, उतना जो हमें एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन, ये सेंटेंस करेक्ट है। एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ये भी करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट क्या था, बी ऑप्शन था, ये भी आपका मॉड्यूल से था। देखो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिए हैं, तो वहाँ पे ये अनयूजुअल आइटम्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद ABC are 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। देखो यहाँ पे आपका रेशो 3:2:1 दिया है। बी रिटायर हुआ है। व्हाट इज द गेनिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर का हमें गेन रेशो फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास पार्टनर है ABC, रेशो है 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। कैसे ये 6 आया, 3 + 2 + 1, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा रेशो है, हमारा ओल्ड रेशो है, ओके। अभी यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर, यहाँ पे बी क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो कौन कौन पार्टनर है अभी यहाँ पे, ए और सी। तो क्या रेशो हो जाएगा इनका, 3:1, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
3/4 और 1/4। बी तो रिटायर हुआ है, तो ये हमारा क्या बन गया, न्यू रेशो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे गेनिंग रेशो पूछा है। अभी गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारा, गेन रेशो कैसे निकालते हैं, गेन रेशो का मतलब होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, अभी देखो न्यू रेशो ये है, ए के लिए न्यू रेशो क्या है 3/4 माइनस ए के लिए ओल्ड रेशो क्या है 3/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6×3 = 18 माइनस 4×3 = 12 डिवाइडेड बाय 4×6 = 24, मतलब ये आ जाएगा आपका 6/24। स्मॉलेस्ट फॉर्म करो, 6×4 = 24, मतलब ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, अभी बी के लिए, बी का न्यू रेशो क्या है 1/4 माइनस ओल्ड रेशो क्या है 2/6, क्या आएगा 6×1 = 6, ये सी का निकालना है ना, बी रिटायर हुआ है, 1/6 है, 6×1 = 6, 4×1 = 4 और 4×6 = 24, क्या आ गया 2/24। ठीक है, तो अभी रेशो कैसे आएगा, देखो ए के लिए आया है 6/24, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं ले, और सी के लिए आया है आपका 2/24, मतलब 6:2, तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा आपका 3:1, ये आ गया गेन रेशो। ठीक है, गेन रेशो के लिए आपको क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइस रेशो के लिए क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए 3:1। उसके बाद गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई, एक्स वाई को ट्रांसफर कर रहा है गुड्स एट प्राइस एज सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। देखो ऑन कॉस्ट बोला है, प्रॉफिट 33.33%, मतलब 1/3। इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंटल वाई इज 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने यहाँ पे दिया है, द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक विल बी, तो स्टॉक रिजर्व हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे तैयार होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अभी ऑन कॉस्ट बोला है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 हो जाएगी, प्रॉफिट 33.33%, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी यहाँ पे 133.33%। ठीक है, तो लोड कैसे आता है, लोड का फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या है 33.33% और सेलिंग प्राइस क्या है 133.33%। ये सॉल्व करके फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है 1/4। ठीक है, और एक मैं सिंपल आपको बताती हूँ, 33.33% मतलब 1/3, ये कॉस्ट है। ठीक है ना, अभी आपको लोड चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, लोड मतलब यहाँ पे आप +1 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, लोड मतलब सेलिंग प्राइस से ये कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, 1/4। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दिए तो कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देना। ठीक है, ये इजी था, तो आपका ऑप्शन क्या आने वाला है 1/4। अच्छा, लेकिन उन्होंने स्टॉक दिया है, स्टॉक कितना है आपका 18,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है 4,500। यह आपका आ गया स्टॉक रिजर्व। करेक्ट ऑप्शन क्या है 4,500। उसके बाद
इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, देखो इनकम स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट में था कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज वुड अपीयर, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का क्या हो जाएगा, ऑन द लायबिलिटी साइड, ऑन एसेट साइड पे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नोट बनाते हैं एज अ नोट टू बैलेंस शीट, यहाँ पे आपकी क्या आएगी, नोट आएगी।